उत्तराखंड में काफ़ी लंबे समय से स्थायी निवासी और भू कानून को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनके द्वारा कल एक बड़ी विशाल रैली रखी गई है सबको लेकर के। सर, क्या मांग है राज्य आंदोलनकारियों की और जो स्थानीय लोग हैं उत्तराखंड के, उनकी क्या मांग है और क्यों आप लोग आंदोलन पर उतरे हुए हैं? देखिए, बड़ी सादतों के बाद इस राज्य की जो परिकल्पना हुई थी, हम लोग सीमांत और विषम परिस्थितियों वाले राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ जो छलावा हुआ, जो ठगी हुई है, आप ये देखिए कि बाकी के हिमालयी राज्यों में क्या व्यवस्था है, बाकी के अपने दक्षिण भारत में क्या व्यवस्था है, पश्चिम में क्या व्यवस्था है, हर चीज़ की प्रयोगशाला उत्तराखंड को बना दिया गया। आप ये देखिए कि इतनी 42 से ऊपर शहादत देने के बाद भी अगर हमारा बेरोजगार नौजवान अपने रोजगार के लिए लड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, उसके मूल निवास को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया गया। जो मूल निवास हमें मिलता था वो मूल निवास नहीं मिल रहा है 2012 से, और लगातार हम इसको लेकर संघर्षरत हैं। आज मतलब उद्योग में भी, प्राइवेट रोजगार के लिए भी हमारे व्यक्ति को स्थान नहीं मिल पा रहा है। जो एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि ठेकेदारी में भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि पहाड़ का आदमी पहाड़ में काम करे। उससे दो फायदे थे कि पलायन भी रुकता, उसको रोजगार मिलता और वो वहीं अपना कुछ कर पाता। इस राज्य को बनाने के पीछे मकसद भी था। आज आप देखिए कि 1950 में जो संविधान में जो व्यवस्था कही गई थी, जो जहाँ वो वहीं का वो माना जाएगा, लेकिन उसकी जो है बखियाँ उधेड़ी जा रही हैं, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और इसमें अगर आप ऑफलाइन अगर जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे तो वो भी हमारी बात को हामी भरेंगे। वो कई लोग बात घुमा के कर रहे हैं, कुछ की सत्ता की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी जो डिमांड थी, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री ने परसों जो जिस प्रकार से जो एक नोटिफिकेशन निकाला, तो इस बात की तो मैं हमारे आंदोलन की जीत है कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात को परस्यू किया कि जो जिनके मूल निवास बने हुए हैं उनको स्थायी की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स कुछ चीज़ थी तो इसीलिए उन्होंने आदेश निकाला। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1950 की तर्ज पे जो हमारे नौनियाल हैं, जो हमारे वो हैं, वो पूरे भगवानपुर से लेके पिथौरागढ़ से लेके पूरा सराउंडिंग पूरा करते हुए चक्रौता विकास नगर तक, उन नौनियालों का, उन लोगों का कब मूल निवास बनना प्रारंभ होगा और कब उनको उसकी लाभ मिलेगा। किसी भी योजना में आज सब्सिडी मिलती है, कई चीज़ों की मिलती है, कई योजनाएं आती हैं, कई रोजगार की होती हैं। क्या पौड़ी, टिहरी, मोड़ा, पिथौरागढ़ में जो समूह घर की नौकरी है, उसमें उसके मूल निवासी का अधिकार नहीं बनता है? तो लेकिन नहीं मिल पा रहा है, वो भागता फिर रहा है। पूरा भारत यहाँ अप्लाई कर रहा है। जो बेरोजगार कार्यालय में जो एक डाटा होता था, उसमें पहले कंडीशन होती थी, वो तक वहाँ से ख़त्म कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इस पर अध्ययन करने की पुनः आवश्यकता है। अगर देर हो गई है, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टि से अच्छे अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री इसमें अगर पहल करेंगे तो निश्चित रूप में मूल निवास वाला ये समस्या हल होगी। इससे हमारा पलायन भी रुकेगा, इससे हमारा सीमांत प्रदेश की सुरक्षा भी होगी, और कहीं ना कहीं एक इतिहास बनेगा इस बात के लिए कि भाई जो जिन लोगों की जिस परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, हमारी संस्कृति बचेगी। सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जो है हमारी धरोहर लूटती चली जा रही है। भू कानून को लेकर के क्या बड़ी मांग है आपकी? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि भू कानून को लेकर के वो खुद फिक्रमंद हैं और उनकी कोशिश है कि भू कानून जल्द से जल्द लाया जाए। भू कानून को उन्होंने कहा है, साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने परसों एक नोटिफिकेशन जारी करके आपकी एक मांग को मान लिया है। तो जो रैली है कल होने वाली है आपकी, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मैंने देखा कि कई जगहों पर इसको लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। कई मामलों में कहा जा रहा है कि विपक्ष के हाथ में जाकर के लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष तो आप देख रहे हैं कि खुद हाशिए पे है। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच हो या तमाम जो सामाजिक संगठन हैं जो इस राज्य हितों के लिए लड़ते रहते हैं, और मैं अगर भू कानून की बात करूं, जो भू कानून और मूल निवास धारा 371 जो हमारी है, उस पैटर्न के अनुकूल सारे हमारे भूमि भी सुरक्षित रहे, वो हमारे मूल अधिकार हमारे को मिले, रोजगार से लेकर तमाम। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप ये बताइए ना कि बार बार हिमाचल का हर चीज़ में उदाहरण दिया जाता है, उसके पैटर्न वहाँ क्यों नहीं इतने खोखों की बाढ़ आ रही है? वहाँ क्यों रोजगारों में दूसरे लोग नहीं लग पा रहे? सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप धारा 371 की बात करते हैं तो वहीं यही वो सरकार है जिसने धारा 370 कश्मीर से हटाई है। हाँ। जब वहाँ से हटा दी तो यहाँ धारा 371 का क्या मतलब बनता है? 370 हटाई ना, तो 371 में हर राज्य में आप जाएंगे, किसी भी राज्य में जाएंगे, सबने अपने राज्य को सुरक्षित और पैटर्न करने के, अपने मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए धाराएं पूरे तरीके से सब चीजें निर्गत करी हैं। उसमें निर्बाध तरीके से जो है मूवमेंट वो बने हुए हैं, कॉलम बने हुए हैं। लेकिन केवल और केवल मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड को केवल प्रयोगशाला बनाया गया। आप यहाँ देखिए, कभी भी कहा दिया जाता है बांध नहीं बनेंगे, कभी जिसकी सरकार आती है कहते नहीं बांध बनेंगे, कभी किसका आता है इको सेंसिटिव जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, कभी कहा जाता है कि यहाँ पे भाई इतने करोड़ का वो होना चाहिए, आपको इसमें टेंडर आप आम आदमी नहीं भर पाएगा। एक सवाल ये बड़ा उठता है सर कि जब
बाहर से लोग यहाँ करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको ज़मीनें नहीं मिलेंगी, तो कैसे उत्तराखंड का विकास होगा? क्योंकि अभी बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, वहाँ सैकड़ों इन्वेस्टर्स ने आकर के प्रतिभाग किया। उन्होंने यहाँ हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की बात कही। वो यहाँ करके अपना अगर कारोबार करते हैं तो उनको ज़मीन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर सरकार या स्थानीय लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे उनको, तो कैसे उत्तराखंड का विकास होगा और कैसे उन लोगों को ज़मीन मिले बगैर वो यहाँ पर अपना कारोबार कर पाएंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन इशू उठाया। इसमें आप ये देखिए कि नरेंद्र तिवारी ने सिर्फ एक लाइन की लिखी, उसमें हमारा भू कानून ऑटोमेटिक कुछ हद तक सुरक्षित था। उसमें कोई भी आदमी जो है नगरीय सीमा उसको छोड़ के बाकी कहीं भी उसके लिए 250 मीटर का अपना रखा हुआ था उन्होंने। उसके बाद जो है जिस प्रकार से वर्षवार हम आगे बढ़ते गए, उनकी जो है बखिया उधेड़ दी गई। 2018 में आके त्रिवेंद्र जी ने वो कुंडी भी खत्म कर दी, वो कुंडी खोल दी। उद्योग लगेंगे, लगते हैं, उनके लिए मनाही नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आऊं कि प्रदीप कुकरेती ने कहा कि एक फला इंडस्ट्री लगनी है, मुझे 5 बीघा जमीन चाहिए, और 5 बीघा जमीन में पता लगता है कि वहाँ रिजॉर्ट खोल दिया गया, कोई दूसरी चीज खोल दी गई। जिस उद्देश्य के लिए मैंने कहा था कि मैं बैटरी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, वहाँ बैटरी की फैक्ट्री नहीं लगी, उसमें प्लॉटिंग हो रही है, उसमें जो है उसकी आड़ में दूसरी चीजें चल रही हैं। तो ये खेल जो हो रहा है, ये एक एक रुपए में जो दूसरे राजनीतिक लाभों के लिए दूसरी संस्थाओं को, जो निजी संस्थाएं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई हैं, उनको लीज पे दे दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी भूमि लीजिए ना, आप हमारी भूमि लीज पे ले लीजिए, कहीं ना कहीं हमें भी रोजगार मिलेगा। और नहीं लेते जो सरकार को, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। लैंड बैंक कहाँ है इनका? इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बनाना चाहिए था, एग्रीकल्चर लैंड बैंक बनाना चाहिए था, कहीं कोई चेक बैलेंस ही नहीं है। अभी कभी कह देते, आप ये बताइए, गैरसैंण में हमारी विधानसभा बनी है, रिस्पना में विधानसभा बनी हुई है, तीसरी जगह इन्होंने 2012 में जाके जो है 12 में जाके विजय भगोड़ा जी ने रायपुर घोषित कर दी। सारी की सारी चीजें नाली में बना रहे हैं। आपदा का प्रदेश है, किस दिन वहां आएगा करोड़ों रुपए बह के चले जाएगा, आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये चीज तो आप इन्हें देखिए ना। अगर मैं भवन बनाऊंगा, जबकि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मेरी मजबूरी हो सकती है कि नदी के किनारे भवन बनाना, मेरी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सरकारों की मजबूरी और ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी कैसी हो रही है कि आप जो है यूनिवर्सिटी पूरी नदी के बीच में बना दें, विधानसभा नदी के किनारे बना दें, तमाम जो ऑफिसर्स कॉलोनी नदी के किनारे बना दें। तो ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आप किस प्रपोजल के हिसाब से, बिना किसी प्रपोजल के, प्रोजेक्ट के आप जो है यहाँ पे बिना प्लानिंग के काम हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा प्लानिंग से काम करना होगा। जनप्रतिनिधियों को खुल के अपनी बात रखनी पड़ेगी। पार्टी की आड़ में, हाईकमान की दबाव में अगर वो रहेंगे तो फिर ये ऐसा रहेगा और हम चिल्लाते रहेंगे। मैं 94 में भी सड़क पे था और आज 23 में भी सड़क पे हूँ। सर, आखिरी सवाल, जो कल जो आपकी रैली होने वाली है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 1-2 लाख की संख्या में लोग शामिल होंगे। कैसी व्यवस्था रहेगी? किसी प्रकार का कोई उपद्रव होने की संभावना तो नहीं है? क्योंकि जब भावनाएं उमड़ती हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं आपने की और क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कितने लोग उसमें संभवतः शामिल हो सकते हैं? जब उत्तराखंड मूवमेंट की जो मांग चली थी, उसमें 1.25 लाख की सबसे बड़ी रैली निकली थी और इतनी व्यवस्थित रैली निकली थी, यहाँ तक कि जो दिल्ली में भी जब 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर की रात को निकले थे, तो वो लाखों का सैलाब था, वो भी व्यवस्थित निकली थी। व्यवस्था अगर किसी ने बिगाड़ी है, वो समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने मिलकर बिगाड़ी है, उसमें बिगाड़ी। ये देवभूमि है, यहाँ व्यवस्थाओं पे चलने वाले लोग हैं, शालीनता से गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं। इंद्रमणि बडूनी जी के हम लोग शिष्य हैं। 24 तारीख को भी वो 1000 आए, 1 लाख आए, 10,000 आए, सब व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। और ये मुझे फक्र है इस बात को कहने का एज ए आंदोलनकारी कि जिला प्रशासन को हमने हमेशा सहयोग देके तमाम रैलियों को व्यवस्था, क्योंकि जो दूसरी जनता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बीच के लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था बना के चलते हैं। लेकिन जो आपका जो एक शंका है, वो शंका दूर दूर तक कहीं नहीं रहेगी। उसमें बड़े प्यार से जो रैली चलेगी, और वो हमने, आप देखेंगे कि वो परेड ग्राउंड से जानी भी शहीद स्मारक है, ऐसा भी कन्फ्लिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे इस बात का फक्र है कि इसमें तमाम सामाजिक संगठन और प्रतिनिधि के तौर पे बंबई से लेके, दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आने, संख्या बल को में हम वो नहीं देते हैं। इसमें सरकार के पास सारी नज़र बनी है। अगर सरकार की ये नज़र नहीं होती तो शायद परसों ये नोटिफिकेशन निकलता भी नहीं। अब हम अगले मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं और मुझे इस बात की इंतजार रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझेंगे, जनभावना को समझते हुए। यहाँ तक कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन किसी भी का इंटरव्यू लेंगे, किसी मंत्री का, वो भी मेरी बात को हामी भरेंगे। भू कानून और मूल निवासी कानून को लेकर के उत्तराखंड में पिछले कई सालों से लगातार मांग होती आई है। कल होने वाली एक विशाल रैली को लेकर के सरकार भी चिंतित है, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में उत्तराखंड के निवासी कल देहरादून में एकत्र होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे से चली आ रही मांग अब अपने शबाब पर है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बात को नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सच साबित कर दिया है कि उत्तराखंड के लोगों की मांग जायज़ थी। अब अगला स्टेप उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के है, जिसके लिए आंदोलन आगे भी जारी रहने वाला है। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।